हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स वॉल्यूम। आज मैं आपको शरतचंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित लेन देन की कहानी सुनाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। जीवानंद ने उसके साथ दिल लगी समझकर विवाह कर लिया था। उस इतिहास को अगर आज सिर्फ किस्सा बताकर उड़ा दे तो उसको प्रमाणित करने के लिए सिवा उसके और दूसरा आदमी जीवित नहीं है। घर के काम धंधे के बारे में रानी की माँ के पूछने पर सूरसी ने क्या जवाब दिया, उसका मतलब समझ में नहीं आया। मंदिर के पुजारी ने एक विशेष आज्ञा लेने के लिए आकर अपनी नित्य की पूजा में बैठकर आज सोडसी किसी तरह मन को स्थिर नहीं कर सकी। दूसरी ओर जिसलिए उसका चित्त उद्भ्रांत और चंचल हो रहा है, उसका ठीक स्वरूप भी उसके सामने प्रकट नहीं हुआ। केवल कुछ अस्फुट और अनुच्चारित वाक्यों ने सवेरे से अर्थहीन प्रलाप के रूप में उसे आच्छन्न कर रखा है। रसोई का सामान ज्यों का त्यों पड़ा रह गया। उसने रसोई घर में पैर तक नहीं रखा। यह सब उसे अच्छा नहीं लगा। उसको पता भी न लगा कि उसका सारा दिन कैसे और कहाँ बीत गया। इसी तरह शीतकाल के तीसरे पहर जब असमय में ही अंधेरा घना होने लगा, तब उससे घर के अंदर अकेले नहीं रहा गया। वह उसी दम बाहर निकल आई और फकीर साहब को याद कर नदी के पास पार उन्हीं के आश्रम की ओर चल पड़ी। कई बार ऐसा हुआ कि जरा चूम कर अपने आश्रित विपिन या दिगंबर को उनके मकान के सामने से बुला कर साथ ले गई है, पर आज बस्ती के अंदर उन्हें बुलाने जाने का ना तो उसे साहस हुआ और ना ही इच्छा हुई। वह अकेली खेतों में होती हुई नदी की ओर तेजी से चलने लगी। उसे याद भी नहीं रहा कि सारा मकान खुला पड़ा है। इस रास्ते से फकीर साहब का आश्रम बहुत दूर नहीं है, शायद मील भर भी ना हो, और नदी में इतना पानी भी नहीं है कि सहज ही उसे पैदल पार न किया जा सके। इधर चिंता की कोई बात न थी, केवल लौट आने की बात एक बार याद आई। पर अंदर से भरोसा था कि अगर रात हो जाएगी तो फकीर साहब कुछ उपाय करेंगे ही, उसे अकेले कभी नहीं छोड़ देंगे। मन की इस हालत ने उसे इस सुनसान रास्ते में और उससे भी अधिक सुनसान बालुका में नदी के तट पर संध्या को आते देखकर भी आगा पीछा नहीं करने दिया, और बारू के उस पार सीधे उस विशाल वर्ग के नीचे साधु के आश्रम में लाकर पहुंचा दिया। वहां पहले ही जिनसे भेंट हुई वे फकीर साहब नहीं, राय महाशय के दामाद बैरिस्टर साहब थे। इनको देखते ही सोरसी अचकचा गई। आज ये कोट पैंट के बदले साधारण बंगाली भले आदमी की तरह धोती और कमीज वगैरह पहने हुए थे। वे भी भैरवी से मिलने के लिए तैयार नहीं थे। सोचकर कुछ कर्तव्य निश्चित न कर सकने के कारण शायद अभ्यासवश खड़े होकर उन्होंने किसी तरह नमस्कार कर डाला। भैरवी ने चारों ओर देखकर पूछा, ये कहाँ गए? बसु साहब ने कहा, मेरा भी प्रश्न यही है, शायद नजदीक ही गए हों। मैं कोई घंटे भर से इंतजार कर रहा हूँ। भैरवी ने सिर हिलाकर कहा, शाम को वे कहीं रहते नहीं हैं, शायद अभी आ जाएं। यहाँ पर उनका यही नियम है। यही मैं सुनकर आया हूँ, पर शाम तो हो गई, आकाश की हालत भी अच्छी नहीं है। कहकर वसु साहब सामने के मैदान के उस छोर की ओर देखने लगे। सोरसी भी उन्हीं की दृष्टि का अनुसरण करके उस तरफ देखकर चुप हो गई। पश्चिम दिशा में काले काले बादल इकट्ठे हो रहे थे। इस सुनसान मैदान में छायाछन्न वृक्ष के नीचे अंधेरे में खड़े होकर दोनों को कोई बात नहीं सूझी, पर इस बेमौके की हालत में खड़े होकर दोनों ही सकुचाने लगे। इस चुप्पी के संकट से छुटकारा पाने के लिए ही मानो वसु साहब एकाएक बोल उठे, मैं यहाँ से चला जाऊंगा, नहीं मालूम फिर कब आना हो। पर फकीर साहब से मिले बिना ही चले जाने से हेम ने रोका, इसलिए पर फकीर साहब कहीं चले तो नहीं गए। यह कहकर वे एकदम आगे बढ़ गए और झोपड़ी के सामने जाकर अंदर की ओर झांकते हुए बोले, साफ साफ दिखाई नहीं पड़ता, पर मालूम नहीं होता कि कहीं कुछ है। मालूम नहीं मुसलमान फकीर लोग धूनी जलाते हैं या नहीं, पर ऐसा ही कुछ पानी से बुझाया गया जान पड़ता है। आप जरा देखिए तो। मैं अंदर नहीं जाऊंगा, फिजूल इंतजार करने से कोई लाभ नहीं है। यह कहकर वे सूटसी के पास लौट आए। यह सुनते ही सूटसी थोड़ा परेशान हो गई। फकीर के रहने न रहने की जांच किए बिना ही उसको निश्चय हो गया कि दुनिया में उसके एकमात्र शुभेच्छु आज चुपचाप चले गए हैं। इस चुपचाप चल देने के कारण संसार में उसके सिवा और कोई नहीं जानता। सोटसी बेवश की तरह साधु की झोपड़ी के अंदर जाकर बीच में चुपचाप खड़ी हो गई। कहीं कुछ नहीं है। अंदर घुसते ही उसे मालूम हो गया कि यह झोपड़ी आज बिल्कुल खाली है, पर वह उसी दम बाहर नहीं निकल सकी। वह यह सोचने लगी कि वे उसे सचमुच दोषी समझकर ही छोड़ गए हैं और उसकी
सूचना तक देने की आवश्यकता उन्होंने नहीं समझी। वहीं निश्चल मूर्ति की तरह खड़े खड़े उसे बहुत सी बातें याद आने लगी। फकीर साहब उसको कितना चाहते थे, इसको उससे अधिक और कौन जानता है। तो भी बिना जाने बूझे वे अपराधी का पक्ष लेकर उन लोगों से लड़ने गए थे। इसी की लज्जा और पश्चाताप ने इस सत्याश्रयी सन्यासी को चुपचाप चले जाने के लिए बाध्य किया है। यह अनुभव उसको निस्संशय रूप में होने लगा और जिस वेदना के कारण वे चले गए हैं, उस वेदना के गुरुत्व की उपलब्धि करने में भी उसको देर नहीं लगी। पर यह हाल उन्हें बताने का मौका कब मिलेगा और या कभी मिलेगा कि नहीं, यह भी भविष्य के घर में छिपा हुआ है। इसी चिंता में बहुत देर हो गई। एक एक दरवाजे खुलने से हवा का झोंका आकर उसके शरीर में लगने से उसे होश आया और याद आया कि बाहर एक आदमी अब तक उसी की बाट देख रहा है। पर इतनी देर में काफी अंधेरा हो गया था और हवा इतनी तेज थी कि आंधी पानी की संभावना निकट हो ही सकती है, यह उसे मालूम नहीं था। बाहर आने पर उसने देखा कि वृक्ष के नीचे वसु साहब बैठे हुए हैं। उनके सफ़ेद कपड़ों के सिवा और कुछ नजर नहीं आता। वास्तव में उन्हें इस तरह प्रतीक्षा करते देखकर सोरसी के मन में बड़ा संकोच होने लगा। वसु साहब ने खड़े होकर कहा, अभी तक तो नहीं आए, क्या आपको अभी भी आशा है कि वे आ सकते हैं? सोरसी ने मीठी आवाज में उत्तर दिया, क्या मालूम, शायद अब ना आए। वसु साहब ने कहा, मुझे नहीं मालूम कि यहाँ फकीर साहब का असबाब वगैरह क्या क्या था, पर घर तो बिल्कुल खाली पड़ा है। उनका यूं एकाएक चले जाना क्या आपको संभव प्रतीत होता है? सोरसी धीरे धीरे बोली, 16 आने असंभव भी नहीं है। बीच बीच में वे इसी तरह अचानक चले जाते हैं। फिर कितने दिन में लौटते हैं? कुछ ठीक नहीं है। अब की बार तो कोई 3 साल के बाद लौटे थे। वसु ने कहा, तो चलिए घर लौट चलें। चलिए कहकर सोटसी के आगे बढ़ते ही वसु ने कहा, पर जाने का रास्ता तो दिखाई नहीं पड़ता है। एक तो रेती के ऊपर रास्ते का चिन्ह तक नहीं है, दूसरा अंधेरा इतना गहरा है कि अपने ही हाथ पैर नहीं सूझते। सोटसी चुपचाप धीरे धीरे चल पड़ी, कुछ बोली नहीं। वसु ने कहा, हवा की आवाज़ तो सुनाई नहीं देती, पर पानी पड़ने लगा है। पेड़ के नीचे से निकलते ही भीगना पड़ेगा। इस पर भी जब सोटसी कुछ नहीं बोली, तब वसु साहब ने कहा, देखिए, मैं यहाँ का रास्ता नहीं पहचानता। इसके सिवा सुना है कि यहाँ सांप का भी डर बहुत है। इस अंधेरे में क्या? सोटसी रुकी नहीं, चलते चलते ही बोली, रास्ता मैं जानती हूँ, आप मेरे पीछे पीछे चले आइए। वसु साहब हंस पड़े, बोले, यानी सांप डसे तो आपको ही डसे। आप सन्यासिनी हैं, आपकी तरफ से यह प्रस्ताव ठीक ही है, पर मुश्किल यह है कि मैं भी मर्द हूँ। यह बात आप किसी से कहेंगी नहीं, मैं जानता हूँ, यहाँ तक कि हेम से भी नहीं कहेंगी। पर तो भी मैं वैसा नहीं कर सकूँगा। अब सोटसी को रुकना पड़ा। अंधेरे में ठीक मालूम नहीं हुआ, पर वसु साहब की बातें सुनने से उसके मुंह भी हंसी आ गई। दम भर चुप रहकर उसने पूछा, तब फिर क्या करना चाहिए? साहब ने कहा, कहना कठिन है, पर सलाह पक्की होने से पहले ही भीग जाना पड़ेगा। बरगद के पत्तों से अब तक पानी नहीं रुकता। बात ठीक थी, क्योंकि ऊपर की जलधारा अब पत्तों के अंदर से होकर नीचे आ रही थी। सोटसी बोली, तो आप इस झोपड़ी में थोड़ी देर ठहरिए, मैं हेम को खबर देकर आदमी और लालटेन भेजने का इंतजाम कर दूंगी। मुझे अभ्यास है, इस पानी से मेरी कोई हानि नहीं होगी। साहब ने कहा, प्रस्ताव बहुत ही सुंदर है, क्योंकि साहब हो जाने से बंगाली क्या होते हैं यह आपको अच्छी तरह मालूम है। पर मुझमें अभी तक जरा सी कसर रह गई है। हेम के कारण मेरे अंदर के साथ बाहर का अभी तक पूरा मेल नहीं हो सका है। आपका यह प्रस्ताव भी अचल है, चलना ही स्थिर है। चलिए। वृक्ष की छाया को छोड़कर बाहर आने से दोनों को मालूम हो गया कि चलना असंभव है, क्योंकि हवा के वेग से वृष्टि की धाराएं केवल तीर की तरह देह में चुभ ही रही हैं, बल्कि पहले से जो धूल उड़कर आकाश में छा गई थी, वह जब तक जलधारा से घुलकर जमीन पर न गिरे तब तक आंख खोलकर चलना भी दुसाध्य है। चुपचाप चलते चलते अचानक पीछे आहट पाकर सोटसी खड़ी हो गई। पूछा, क्या आपको चोट लगी? वसु साहब ने किसी प्रकार अपने को संभाल लिया और सीधे खड़े होकर कहा, हाँ, लेकिन आशा से अधिक नहीं लगी। चश्मा समेत मेरी आंखें 4 हैं, सही, पर देखने की शक्ति चौथाई भी होती है तो कुशल थी। चलिए। सोटसी आगे नहीं बढ़ी। उसने पल भर चुप रहकर पूछा, क्या आपको सचमुच में ही अच्छी तरह नहीं दिखाई पड़ता? वसु ने कहा, हाँ। इसके बाद जरा हंसकर कहा, बहुत सी अंग्रेजी किताबें याद करके साहब होना पड़ा है। उसकी दक्षिणा उन्होंने अच्छी तरह वसूल कर ली है, पर अब खड़े होकर
भीगे नहीं। चलिए, दोनों आंखें मूंद कर चलने से जितना दिखाई पड़ता है उतना मैं अवश्य देख सकूंगा, यह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। सोडसी का गला करुणा से कोमल हो गया। उसने कहा, तब तो नदी पार करने में आपको बड़ा कष्ट होगा। वसु ने कहा, यह कैसे कहूँ, पर नदी पार करने से पहले भी बहुत आराम नहीं मिल रहा है। खैर, इस मैदान में खड़े रहने से भी तो समस्या हल नहीं होगी। सोडसी ने एक कदम आगे बढ़ाकर कहा, आप मेरा हाथ पकड़कर धीरे धीरे चले आइए। अब उसने अपना हाथ बढ़ा दिया। इस अपरिचित नारी का आचरण और साहस देखकर बैरिस्टर साहब जरा देर के लिए विस्मय से कुछ भी न कह सके। फिर उसके फैलाए हुए हाथ का आश्रय के साथ लेकर धीरे धीरे बोले, चलिए, अब मैं सचमुच ही दोनों आंखें बंद करके चल सकूंगा। सोरसी ने इसका उत्तर नहीं दिया। दोनों के धीरे धीरे कुछ दूर बढ़ जाने पर वसु साहब एकाएक बोले, मैं उस दिन आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कीजिए। सोरसी ने इसका कुछ जवाब नहीं दिया। वह उसी तरह धीरे धीरे चलने लगी। वसु साहब ने कहा, आपसे हेम की बचपन की मित्रता है। मेरा उस दिन का बर्ताव कैसा भी रहा हो, पर मुझे आप शत्रु न समझें। अब उन्होंने उसके हाथ को जरा सा दबा दिया। सोरसी बिल्कुल चुपचाप थी। वसु साहब ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, मालूम होता है ये लोग आपको सहज ही नहीं छोड़ेंगे। बहुत संभव है मुकदमा भी चले। शायद फकीर साहब सचमुच ही चले गए हैं। शायद मैं भी चला जाऊं। सोरसी ने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद वे फिर बोले, आप देवी की पूजा नहीं करेंगी, यह आपने क्या नाराज होकर कहा है? इस बार सोरसी ने उत्तर दिया, नहीं। तो क्या वास्तव में इसका कोई कारण है? सोरसी ने इस प्रश्न का तुरंत कुछ उत्तर नहीं दिया। बाद में कहा, अब हम नदी में आ गए हैं, आप जरा संभल कर उतरिएगा। इसके बाद देर तक कुछ बातचीत नहीं हुई। सोरसी ने उन्हें बड़ी सावधानी से नदी पार करा दी। आते समय साहब जूता उतार कर आए थे, पर अब इस अंधेरे में नंगे पैरों जाने का साहस नहीं हुआ। वे उस पार जूता पहने हुए पहुंचे। आराम की सांस छोड़कर उन्होंने कहा, अब जी में जी आया। एक बड़ी आफत कट गई। बड़ी आफत से बच जाने पर साहब बहुत निश्चिंत हो गए और उन्होंने कहा, मंदिर में पुजारी हैं, सही तो भी पूजा करना आपके कर्तव्य का ही अंग है। पर उस प्रश्न को आपने दबा दिया। इधर जिस दुर्दांत शैतान जमींदार को बचाना आपके कर्तव्य का अंग नहीं था, उसे आपने जिस उपाय से बचाया है वह विचित्र ही नहीं अपूर्व भी है। ये दोनों बातें ऐसी दुर्बोध हैं कि गांव के लोगों ने नहीं समझी, इसलिए उन पर आक्षेप नहीं किया जा सकता। सोडसी ने इस बात का उत्तर देते हुए कहा, आक्षेप तो नहीं करती हूँ, आक्षेप नहीं करती हैं, यह भी अद्भुत बात है। आपके पिता का बर्ताव और भी अनोखा है, हेम कहती है। परंतु छोड़िए हेम की बात। मेरा कहना है कि आप सारा अपराध खोलकर इन लोगों को बता क्यों नहीं देती। मैं नहीं जानता कि नतीजा क्या होगा, पर कुछ भी क्यों ना हो,